हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग रिप्रोडक्शन के चैप्टर में मादा जनन अंग पढ़ना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक मादा यानी स्त्री के शरीर में दो तरह के जनन अंग होते हैं। एक होता है प्राथमिक जनन अंग और दूसरा होता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी द्वितीय जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग को हम लोग मुख्य जनन अंग भी कहते हैं बच्चों, और इसके अंतर्गत केवल एक अंग आता है और उसका नाम आप जानते हैं, उसे कहते हैं अंडाशय। जबकि जो सहायक जनन अंग होते हैं उनमें कई प्रकार के ग्लैंड्स आते हैं और वाहिनियां भी आती हैं, जैसे कि अंडवाहिनी आता है और उसके साथ साथ और भी कई तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। लेकिन इस जनन अंग का जो मुख्य अंग होता है बच्चों, वो होता है अंडाशय। अब अंडाशय से जुड़ा हुआ प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है, इसलिए हम लोग इसी अंग पर फोकस करेंगे। तो आज का हमारा जो मुख्य हेडिंग है बच्चों, वह मादा जनन अंग का मुख्य अंग हम लोग पढ़ना चाहते हैं। और मादा जनन अंग का मुख्य अंग क्या होता है ये आप सभी लोगों को पता है। मादा का मुख्य जनन अंग होता है बच्चों अंडाशय। इसका मुख्य जनन अंग बच्चों अंडाशय होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एक मादा के शरीर में अंडाशय कैसा पाया जाता है और कितनी संख्या में पाया जाता है। तो यदि हम इस पर ध्यान दें तो बच्चों जो अंडाशय होता है ना, मादा के शरीर में जो अंडाशय होता है, यह अंडाशय बादाम के जैसा होता है, बादाम जैसा। इसका आकार बच्चों बादाम जैसा होता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि इसकी संख्या हमारे शरीर मादा के शरीर में कितनी होती है। तो आप बताएंगे बच्चों एक जोड़ा अंडाशय मादा के शरीर में पाया जाता है, एक जोड़ा अर्थात दो। तीसरी बात आती है कि अंडाशय जनन तंत्र में कहाँ पर जुड़ा होता है। तो आप उत्तर में बताएंगे बच्चों अंडाशय गर्भाशय नामक अंग से जुड़ा होता है। ये गर्भाशय से जुड़ा होता है बच्चों। अगला केस ये आता है कि मादा के शरीर में अंडाशय कब एक्टिवेट होता है। तो प्यूबर्टी अवस्था के समय, प्यूबर्टी अवस्था आने पर अंडाशय क्रियाशील हो जाता है, अर्थात कार्य करने लगता है। प्यूबर्टी अवस्था बच्चों आप जानते हैं 12 से 13 वर्ष की उम्र में आ जाता है मादा के शरीर में। अगला केस ये उत्पन्न होता है बच्चों कि जब प्यूबर्टी अवस्था आती है तो मादा के शरीर में एलएच और एफएसएच हार्मोन सक्रिय हो जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हार्मोन्स पुरुष में भी निकलता है। और कहाँ से निकलता है बच्चों? मास्टर ग्लैंड से निकलता है। तो स्त्रियों में भी यह हार्मोन सक्रिय होता है। अगला केस ये आता है कि बच्चों अंडाशय से कौन सा मुख्य हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। तो अंडाशय से बच्चों जैसा हमने आपको बताया कि पुरुषों में एंड्रोजन हार्मोन्स निकलता है, तो इनमें एस्ट्रोजन निकलता है। अंडाशय से कौन सा हार्मोन्स निकलता है बच्चों? एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है।
और इसी एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से बच्चों स्त्री में मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है। एक मादा के शरीर में 400 की संख्या में oocyte 400 की संख्या में oocyte जनन में भाग लेते हैं। प्रत्येक एमसी में एक oocyte भाग लेता है। तो ये कुछ विशेष बातें हैं ये स्त्री में पाए जाने वाले अंडाशय के बारे में, जो आपके 1 नंबर से संबंधित प्रश्नों में आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात यहाँ पर आती है कि ये जो अंडाशय है, ये इसको जब हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में देखते हैं तो ये कैसा दिखता है। आइए इसके चित्र के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो बच्चों, अंडाशय के चित्र को अगर हम लोग देखें तो अंडाशय का जो चित्र होता है ना, ये 2 कलाओं से घिरा होता है। इसमें 2 कलाएं पाई जाती है, 2 आवरण पाया जाता है। बाहर वाले को बच्चों वायु उपकला कहते हैं, और अंदर वाले को बच्चों जनन उपकला कहते हैं। और इसके अंदर कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको स्ट्रोमा कहते हैं बच्चों। ओवरियन स्ट्रोमा बीच में कम होता है, किनारे पर ज्यादा रहते हैं। और इस रीजन को बोला जाता है बच्चों कॉर्टेक्स, इसको हिंदी में वलकुट कहते हैं। और बीच वाले रीजन को कहते हैं मेडुला, मध्यांश। ठीक है बच्चों, इसका नाम वलकुट, इसका नाम मध्यांश है। ठीक है, तो इस तरीके से एक अंडाशय की जो बाहरी संरचना है उसमें कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब इसी कॉर्टेक्स रीजन में हम लोग इस अंडाशय के अंदर oocyte का विकास देखना चाहते हैं कि ये जो प्रत्येक एमसी में एक oocyte जा रहा है, ये एक oocyte अंडाशय के अंदर किस प्रकार से अपना विकास करता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो oocyte होते हैं ये अंडाशय के अंदर पहले फॉलिकल अवस्था में बदलते हैं। oocyte जो होता है बच्चों, ये पहले फॉलिकल स्टेज में बदलता है और फिर फॉलिकल स्टेज में बदलने के बाद यहाँ पर अंडोत्सर्ग घटना होती है बच्चों। फॉलिकल स्टेज का जो अंतिम अवस्था है बच्चों, उसको ग्रेफियन पुटिका कहते हैं। अब यही बच्चों ग्रेफियन पुटिका जो होती है, ये अंडोत्सर्ग घटना में भाग लेती है। ठीक है, और इस घटना के समय जो
मादा युग्मक होता है वो बाहर आ जाता है। जबकि ये जो कोशिका है बच्चों, ये कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानी जाती है। इसको कार्पस ल्यूटियम कोशिका बोलने लगते हैं बच्चों। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कार्पस ल्यूटियम कोशिका किसमें पाई जाती है? तो इसका जवाब है बच्चों, स्त्रियों के अंडाशय में पाई जाती है। ग्रेफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है? स्त्री के अंडाशय में पाई जाती है। ये दोनों कोशिकाओं पर विशेष ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। ग्रेफियन पुटिका कोशिका से ही ये मादा हार्मोन सिक्रीट होता है, जबकि कार्पस ल्यूटियम से बच्चों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलता है, और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जिम्मेदार होता है किसी भी जायगोट के विकास का और उस जायगोट से भ्रूण के बनने का, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को बच्चों क्या नाम बताया हमने? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ये एक हार्मोन्स है बच्चों, और इस हार्मोन्स के कारण ही स्त्री के शरीर में एम्ब्रियो का विकास होता है, ठीक। तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने मादा जनन अंग के मुख्य जनन अंग यानी अंडाशय के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर लिया है। कल मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको इसी से संबंधित जो अंडाशय के अंदर इनका विकास है इसके बारे में और विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करूंगा। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी करिए, साथ ही साथ अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।